नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द प्रतीकात्म में। आज हम कवर करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 द कोल्ड वार ईरा का सेकंड पार्ट। हम यहाँ तक पहले पढ़ चुके थे, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द कोल्ड वार threatened to divide the world into two alliances. Under these circumstances, many of the newly independent countries, after gaining their independence from colonial powers such as Britain, जैसे इंडिया ने ब्रिटेन से कॉलोनिज्म जो कॉलोनाइजेशन था उसको अपोज किया था और आज़ादी अपनी ली थी, और फ्रांस के भी कई कॉलोनाइज कंट्रीज थे, वरिड दैट दे वुड लूज दियर फ्रीडम एज सून एज अगेंड फॉर्मल इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब इनको डर क्या था कि ये कहीं अपनी ये जो अलायंसेस के बीच जो कोल्ड वार चल रहा है उसके बीच ये लोग अपनी जो इन्होंने इंडिपेंडेंस है वो जो गेन की है उसे लूज ना कर दे कहीं। क्रैक्स एंड स्प्लिट्स विद इन द अलायंस वर क्विक अपीयर, और जो अलायंसेस थे उनके बीच में जो तोड़ फोड़ की जो घटनाएं थी या जो मतलब असहमतियों के जो आवाज़ थी वो बाहर आने लगी थी। कम्युनिस्ट चाइना with USSR toward the late 1950s and 1969. They fight a brief war over a territorial dispute. अब क्या हुआ था, जो अलायंसेस थे उनके अंदर ही जो आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा था। उससे क्या हुआ था, यूएसए और चाइना के बीच दोनों कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को ही फॉलो करते थे, लेकिन कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट के कारण इनके बीच कई जगह पर 1969 और 1950s के इरा में वार हुए थे। द अदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वाज नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM था, विच गिव द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज एज अ वेरी ऑफ द स्टेइंग आउट ऑफ द अलायंसेस। अब क्या था, जो न्यूली कंट्रीज थी उनके पास ये ऑप्शन बन गया था, जो नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM था उसमें जाने का, उसको ज्वाइन करने का और ये सब अलायंसेस से दूर रहने का। आप यहाँ पे ये पूछ सकते हैं क्यों ये सुपर पावर्स को, यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया गया है कि क्यों सुपर पावर्स को ये छोटे छोटे कंट्रीज़ की नीड थी। आखिर वो तो सुपर पावर्स थे, उनके पास तो पूरी अथॉरिटी थी, वो चाहते तो वो सिंगली हैंडल करते सिचुएशन, तो उनको ये छोटे छोटे कंट्रीज़ की क्यों ज़रूरत थी? ज़रूरत थी इसलिए क्योंकि उन्हें वाइटल रिसोर्स चाहिए थे इन कंट्रीज़ के। सुपर पावर्स कंट्रीज़ में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो वक्त से बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, तो उन्होंने अपने जो मिनरल्स और जो ऑयल रिजर्व थे उसको पहले ही वो लोग खा चुके थे, मतलब ख़त्म कर दिया था उसको यूज़ करके। दूसरा था टेरिटरीज़। अब सुपर पावर्स दोनों जो थी उनके उतना ही एक्सपेंशन नहीं था कि वो पूरे वर्ल्ड को कवर कर सके, इसलिए उनको टेरिटरीज चाहिए थी जो उनके वेपन्स और मिलिट्री बेसिस को वहाँ पर डिप्लॉय कर सके। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो है लोकेशन। लोकेशन भी की प्राइम इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया, क्योंकि जो न्यूली कंट्रीज़ डेवलप हुई थी, इंडिपेंडेंस हुई थी, उनकी लोकेशंस बहुत अच्छी थी, इसलिए दोनों कंट्रीज़ ये चाहते थे या दोनों सुपर पावर्स ये चाहते थे कि ये आप एक दूसरे पर नज़र रखने के लिए इन कंट्रीज़ का वो लोग इस्तेमाल करें अपने फेवर में। और चौथा कारण था इकोनॉमिक सपोर्ट, इन दैट मैनी स्मॉल अलायंस टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस। और छोटी छोटी कंट्रीज़ जो थी वो इन बड़े कंट्रीज़ को मिलिट्री एक्सपेंसेस देती थी। अब क्यों देती थी? क्योंकि इन छोटे छोटे कंट्रीज़ के भी बहुत सारे आपसी डिस्प्यूट थे इनकी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में, उनको ये पूरा करने के लिए ये सुपर पावर्स या दोनों अलायंसेस को थोड़ा थोड़ा पैसा देते थे। अब हुआ क्या, आगे देखते हैं। दे वर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आइडियोलॉजी रीजन। द लॉयल्टी ऑफ अलायंसेस सजेस्टेड दैट द सुपर पावर्स वर विनिंग द वॉर ऑफ आइडियाज एज वेल दैट लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म वर बेटर देन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म और वाइस वर्सा। अब देखो क्या था, अब एक होता है कि मिलिट्री एक्सपेंशन करना, इकोनॉमिक गेन करना, दूसरा था आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी भी बहुत बड़ा फैक्टर है एक। ये दोनों अलायंसेस चाहते थे कि जो न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हो रहे हैं वो उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करें। जो यूएसए था वो लिबरल और डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, वहीं जो यूएसएसआर था वो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की जो उसकी आइडियोलॉजी थी उसको फॉलो करता था। और ये दोनों कंट्रीज़ या दोनों अलायंसेस ये चाहते थे कि कोई ना कोई कंट्री हमारे इन्फ्लुएंस में आकर हमारी आइडियोलॉजी को ही फॉलो करे। ये मेन रीज़न था यहाँ पर। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। जो हम लोगों ने अब यहाँ पे बात करते हैं, एक हेडिंग है एरिना ऑफ द कोल्ड वार। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस दैट वी बिगन दिस चैप्टर विद वाज ओनली वन ऑफ द सेवरल क्राइसिस दैट अकर्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वार इरा। अब देखो,
जो कोल्ड वार इरा का पीक पॉइंट था वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, बल्कि इस दौरान पे कई छोटे छोटे वॉर्स लड़े गए थे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। ये वॉर कभी फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं बने, क्योंकि सभी को पता था वॉर सबके लिए हानिकारक ही होता है। तो हुआ क्या, ये दोनों कंट्रीज़ या ये दोनों अलायंसेस जो थे वो वार कंडक्ट करते थे या डिस्प्यूट कराते थे अलग अलग हिस्सों में, खुद की पॉलिटिकल और जो मिलिट्री पावर थे उसको गेन करने के लिए। ऐसे कई सारे कन्फ्रंटेशंस जो हुए थे वो कोरिया का बहुत फेमस है। फिर बर्लिन में हुआ, जिसमें बर्लिन टूट गया 2 भागों में। उसके बाद कांगो क्राइसिस हुआ, ठीक है। ये सारे क्राइसिस हुए थे उस टाइम। फिर सेवरल अदर प्रेसेस crisis deepened as neither of the parties involved was willing to back down. When we talk about arenas of the Cold War, we refer there are 4 the areas where crisis and war occurred or threatened to occur between the alliance system but didn't cross certain limits. वॉर हुए, बहुत ज़्यादा हुए, डिस्प्यूट हुए, मिलिट्री अटैक भी हुए, लेकिन फुल फ्लेज्ड वार कभी हुआ ही नहीं। लेकिन इसमें जो लोगों की, जो इनोसेंट पीपल की डेथेस हुई थी, जो उनको हार्म हुआ था, वो बहुत ज़्यादा था। दिस एरिना a limit, a great many lives were lost. Some arenas like Korea, Vietnam and Afghanistan, but the world was spread a nuclear war and global hostility. In some cases huge military buildups were reported. In many cases diplomatic communication between the superpowers could not be sustained and contributed to misunderstanding. अब क्या हुआ था कि पहले बहुत सारी ट्रीटीज़ हुई थी कि हम लोग वेपन्स नहीं रखेंगे, लेकिन बहुत जगह पर इस कोल्ड वार के दौरान ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप बनाए गए, बेसेस बनाए गए और वहाँ पर ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया। इससे क्या हुआ, दोनों कंट्रीज़ में डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप थे वो ख़राब हो गए और कम्युनिकेशन का जो फ्लो था वो टूट गया और गैप आ गया। इससे क्या हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। समटाइम कंट्रीज आउटसाइड द two bloc, for example non-aligned countries, play a role in reducing Cold War conflicts and averting some grave crisis. ठीक है, जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था जिसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने ये जो कोल्ड वार के दौरान जो डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था उसको कम करने के लिए प्रयास किए थे। कोरिया का जो क्राइसिस हुआ था उसमें NAM के लीडर्स ने बहुत क्रूशियल रोल इसमें प्ले किया था मीडिएटर के तौर पे। उसके बाद कांगो क्राइसिस में UN सेक्रेटरी जनरल ने की मीडिएटिंग रोल प्ले किया था। इट वॉज अ realization on a superpower's part that war by all means should be avoided. That means they exercise restraint and behave more responsibly in international affair. अब एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो बड़े कंट्रीज थी उनकी कि वो सही से बिहेव करें और फुल फ्लेज्ड वार होने से बचाएं। ये टाइमलाइन है उस टाइम की, कोल्ड वार इराक टाइम की, कि किस टाइम क्या क्या हुआ था। 1947 में अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन लाए थे वो अपना कंटेनमेंट ऑफ द कम्युनिज्म नाम से। फिर 52 में मार्शल प्लान आया था जिसमें USA ने रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूरोप को, वेस्टर्न यूरोप को स्पेशली, जिसमें जर्मनी का जो सेकंड पार्ट आता था वो वाला वेस्टर्न जर्मनी, उसको एड दी। ये एड इसलिए दी गई थी क्योंकि वो इस वेस्टर्न यूरोप को अपने फेवर में करना चाहता था, इसलिए वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में। फिर 49 में बर्लिन ब्लैकेड बाय द सोवियत यूनियन एंड एयर लिफ्ट ऑफ द सप्लाइज टू सिटीजन्स ऑफ वेस्टर्न बर्लिन बाय द US एंड इट्स अलायंसेस। फिर क्या हुआ था, सोवियत यूनियन के कारण बर्लिन टूट गया था और USA ने एयरलिफ्ट द्वारा वेस्ट बर्लिन के जो सिटीजन्स थे उनको सप्लाई दिया था उसके अलायंसेस ने मिलके। 53 में कोरियन वार हुआ था जिसमें कोरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और 38 जो पैरेलल लाइन था उसका वो डिवाइडेशन बना। फिर 54 में डिफेटेड ऑफ द फ्रेंच बाय द वियतनामीज एट द बियॉन्ड फ्यू साइनिंग ऑफ द जेनेवा अकॉर्ड्स, डिवीजन ऑफ वियतनामीज अलॉन्ग द 7th पैरेलल फॉर्मेशन ऑफ सेंटो। ठीक है, तो वियतनामीज जो वार हुआ था उसमें फ्रेंच डिफीट हो गए थे। 75 में अमेरिकन इंटरवेंशन वियतनाम में हुआ, वियतनाम वॉर हुआ। फिर 55 में साइनिंग ऑफ द बगदाद पैक्ट साइन किया गया जिसको बाद में सेंटो नाम का एक
ये ऑर्गेनाइजेशन बना। फिर 56 में सोवियत इंटरवेंशन इन हंगरी हुआ। यूएस, फिर 61 में यूएस स्पॉन्सर्ड वे ऑफ द पिक्स इन्वेजन ऑफ द क्यूबा, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल हुआ। 62 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ। अमेरिकन इंटरवेंशन इन डोमिनिकन रिपब्लिक 65 में हुआ। वो 68 में सोवियत इंटरवेंशन इन चेकोस्लोवाकिया में हुआ था। ये इंटरवेंशन मिलिट्री इंटरवेंशन था ये। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1972 में यूएसए के जो कंटेम्प्रेरी प्रेसिडेंट थे निक्सन, उन्होंने फर्स्ट टाइम चाइना में विजिट किया। फिर 1978 to 89 में वियतनामीज इंटरवेंशन इन कंबोडिया हुआ। वियतनाम की जो मिलिट्री थी उसने कंबोडिया पर बहुत ज़्यादा अटैक कर दिया। उसके बाद वहाँ पर बहुत लोगों की जान चली गई थी। फिर 89 में सोवियत इंटरवेंशन अफगानिस्तान में हुआ। फिर 85 में गोर्बाचेव प्रेसिडेंट बने यूएसएसआर के, और उन्होंने रिफॉर्म प्रोसेस थी उसको स्टार्ट किया था। फिर 89 में जो बर्लिन की वॉल थी वो गिरा दी गई, और ईस्टर्न यूरोप में गवर्नमेंट जो वहाँ पे ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ की थी उनके खिलाफ मास प्रोटेस्ट हुआ उनकी जनता का। फिर 1990 में यूनिफिकेशन हुआ, जर्मनी का एकीकरण हो गया। फिर 1991 में फाइनली सोवियत यूनियन का डिमोलिशन हो गया, और इसको हम कोल्ड वार ईरा का एंडिंग पॉइंट कहते हैं। आगे चलते हैं हम। ये टाइमलाइन थी। एक कार्टून दिया गया है, ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अबाउट यूएसए एंड यूएसएसआर। लेकिन जो यूएसए था वो चाइना के साथ मिलके यूएसएसआर के खिलाफ कुछ ना कुछ वो अपनी चालें चल रहा था, तो इसको ये डेडिकेटेड है। ये आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ, इस इन टाइम देयर आफ्टर द यूएस एंड यूएसआर डिसाइडेड टू कोलैबोरेट इन लिमिटिंग ऑफ एलिमिनेटिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स। A stable balance of weapon they decided could be maintained through arms control. Starting the 1960s, the two sides signed 3 significant agreements within a decade. तो उसके बाद क्या हुआ था, 1960s की बात है, जब यूएसए और यूएसएसआर ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं या जो हमारे आर्म हैं न्यूक्लियर आर्म, उनको हम थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, उनको हम रिस्ट्रेन करेंगे। इसलिए पूरे 10 साल यानी एक डिकेड में, पूरे 10 ईयर में इन्होंने 3 एग्रीमेंट्स को साइन किया था, जिसमें शामिल था आपका टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। उसके बाद इन दोनों सुपर पावर्स के बीच कई राउंड के सेवरल आर्म लिमिटेशन टॉक हुए और साइन हुए सेवरल मोर ट्रीटीज टू लिमिट दियर आर्म्स, अपने अपने आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए। फिर जब डिमोलिशन हो गया था यूएसएसआर का, यूएसएसआर कई अदर कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया था। उसके बाद दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर बचा था, उसका नाम था यूएसए। यूएसए जब बन गया था तो उसके बाद एक चैलेंज आ गया था कंट्रीज़ के पास कि अब तो वाई पोलरिटी हो गई है, मतलब एक ही सिर्फ कंट्री है, मतलब वाई पोलरिटी मतलब 2 कंट्रीज थी, सॉरी, चैलेंज टू वाई पोलरिटी। आगे पढ़ेंगे हम यूनिपोलरिटी, जब यूएसएसआर डिमोलाइज हो गया था। We have already seen how the Cold War tended to divide the world into 2 rivals alliances. It was in this context non-alignment offered a newly decolonized countries of Asia, Africa and Latin America a third option not to join other alliances. ठीक है। जब ये दोनों अलायंसेस माने यूएसएसआर और यूएसए जो थे वो न्यूली जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी, वो जो डिपेंडेंट हो गई थी, उनको अपने अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहे थे। अब उन कंट्रीज़ के पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था कि वो क्या करें, वो दोनों उसमें जाना नहीं चाहते थे। तो इन कंट्रीज़ के पास ये ऑप्शन बचा था कि वो नॉन अलाइंड जो मूवमेंट है उसको फॉलो करें, और उन्होंने यही किया। जो एनएएम के रूट्स हैं वो फ्रेंडशिप पर बेस्ड थी, और ये फ्रेंडशिप थी 3 लीडर्स की, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू जी, और इजिप्ट के जो लीडर थे तब के जमाल अब्दुल नसर की, हु हेल्ड मीटिंग 1956 में उन लोगों ने मीटिंग की और ये डिसाइड किया कि हम लोग एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम किसी भी अलायंसेस या ब्लॉक को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम अलग रहेंगे सबसे, इंडिपेंडेंट। उसके बाद क्या हुआ, इंडोनेशिया के सुकरानो और घाना के कुमापे नुक्रुमाह स्ट्रांगली सपोर्ट किया इस आइडिया को, और दीज 5 लीडर्स केम टू बी नोन एज द 5 फाउंडर्स ऑफ एनएएम, नॉन अलाइंड मूवमेंट के ये फाउंडर माने जाते हैं। द फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट वॉज हेल्ड इन बेलग्राड, जो यूगोस्लाविया की कंट्री है, उसमें 1961 में समिट ये हुआ था।
और इसके बाद 3 जो मेजर जो इसके वो थे, जो इसके आंसर थे या जो इसके कॉज थे वो सामने आए। पहला था इसमें कि ये 5 कंट्रीज़ के बीच कॉपरेशन स्टार्ट हुआ, और उसके बाद कोल्ड वार का जो टेंशन था वो बढ़ गया था। और थर्ड था ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मैनी न्यूली डीकोलोनाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज इनटू द इंटरनेशनल अरीना, क्योंकि नए नए कंट्रीज उस टाइम अफ्रीका और उसमें अलग अलग पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में इंडिपेंडेंट हो रहे थे। और उसके बाद बहुत तेज़ी के साथ जो यूएन में इन अफ्रीकन मेंबर्स की संख्या बढ़ गई थी। 1960 में 16 न्यू मेंबर आए थे यूएन में। उसके बाद इसका फर्स्ट समिट हुआ था, उसमें 25 मेंबर स्टेट ने पार्टिसिपेट किया। ओवर द ईयर द मेंबरशिप ऑफ NAM हैज़ एक्सपेंडेड। तो 15th समिट जो हुआ था उसमें 2006 हवाना में, उसमें 116 मेंबर स्टेट इसमें आए थे, और उसमें जो 15 थे वो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ के तौर पे उसमें शामिल हुए थे। और ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि ये किसी को फॉलो नहीं कर रहा था, किसी के पक्ष में नहीं था। ये खुद की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी और न्यूट्रलिटी को फॉलो करता था। जो कंट्रीज़ करती थी वो उसको ज्वाइन किया था इन्होंने। और इस मूवमेंट को लेस होमोजीनियस ऑल्सो मेड इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन इट वेरी नीट एंड प्रिसाइज टर्म्स। व्हाट डिड इट रियली स्टैंड फॉर, मतलब इसको किस तरीके से हम NAM को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है NAM का कि हम किसी भी ब्लॉक में नहीं रहेंगे। बीइंग अ मेंबर ऑफ एनी अलायंस, इट वाज नॉट अबाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ एनी अलायंसेस। और अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये कंट्रीज़ दोनों पक्षों में नहीं है, ना USSR के साथ है ना USA के साथ हैं, तो आपको लग सकता है कि फिर तो ये आइसोलेशन में चली जाएंगी। नहीं, NAM का मतलब नहीं था कि आप आइसोलेशन में चले जाएं, जैसा कि USA ने किया था। USA जब 1787 में जब ये इंडिपेंडेंट हुआ था, तब से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ये आइसोलेशन में रहा था। मतलब इसने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, बायलैटरल ट्रेड्स बहुत कम ही रखे थे जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हो गया था। इसके कंपेयर में बात की जाए तो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ ने, इंक्लूडिंग इंडिया ने, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मेंटेन किए अपने नेबरिंग के साथ, और भी जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ थी, और एक मीडिएटिंग रोल भी प्ले किया इन दोनों राइवल अलायंसेस के बीच में, कि जिससे पीस और स्टेबिलिटी है वो बनी रहे पूरे वर्ल्ड में। जो ये अलायंस था उसकी जो, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो वो यूनिटी और रिजॉल्व रिमेन नॉन अलाइंड डिस्पाइट उस पर आधारित थी। मतलब यूनिटी और पीस पर आधारित थी ये। नॉन अलाइंड मूवमेंट इज आल्सो नॉट न्यूट्रलिटी। अब ये पैराग्राफ हमें ये बताता है कि जब हम बात करते हैं न्यूट्रलिटी की, या हम बात करते हैं आइसोलेशन की, तो इसका मतलब साफ ये नहीं होता है कि जो NAM की कंट्रीज़ थी वो पूरी तरीके से न्यूट्रल थी या पूरी तरीके से शांत थी। नहीं, बल्कि वो अपने अपने लिए और अपने अपने टाइम पर उन्होंने कई वॉर किए। जैसे कि इंडिया ने वेरियस रीजंस की वजह से उसको चाइना और पाकिस्तान के साथ उसको वॉर करने पड़े। तो इससे हमें साफ पता चलता है जो NAM कंट्रीज़ थी वो अपने लिए स्टैंड ऑफ करती थी, अपने लिए खड़ी होती थी, कुछ भी मैटर हो। फिर अब बात करते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में। तो ये जो ऑर्डर था नॉन अलाइन, जो ये ऑर्डर था, नॉन अलाइन कंट्रीज वर मोर देन अ मेरली मीडिएटर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। द चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ द नॉन अलाइन कंट्रीज, अ मेजोरिटी ऑफ देम वर कैटेगराइज्ड एज द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, LDS थी। अब देखो ये क्यों हुआ, वो लोग लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ क्यों थी? क्योंकि वो बहुत अभी न्यूली ही इंडिपेंडेंट हुई थी। उनके पास जो रिसोर्स थे डेवलपमेंट के वो बहुत कम थे, क्योंकि वो मतलब सेंचुरीज़ कॉलोनाइज्ड रही हैं। जैसे इंडिया ब्रिटिशर्स का रहा है, तो वो लोग उतना डेवलप नहीं कर पाए उस टाइम। बल्कि जो फ्रीडम, जो अलायंसेस थे, जो USA, USSR जैसे कंट्रीज़ थे, वो डेवलप हो चुके थे, वो फ्री थे। इसीलिए जो आधे से ज़्यादा जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ के मेंबर थे वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो मेंबर थे वो बहुत लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ थे, और वो अपनी मतलब वो पॉवर्टी से भी घिरे हुए थे। इसलिए इकोनॉमिक चैलेंज इन कंट्रीज़ के खिलाफ ज़्यादा था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो वाइटल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द न्यू कंट्रीज। विदाउट सस्टेन डेवलपमेंट अ कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री।
it would remain dependent on the richer countries including the colonial power from which political freedom has been achieved. अब समस्या यहाँ पर ये थी कि ये कंट्रीज़ ना तो डेवलप थी और ना ही इनके पास कोई पैसा था, ना रिसोर्स थे, और इनकी जो जनता थी वो भी पॉवर्टी में घिरी हुई थी। तो इन्होंने फ्रीडम तो गेन कर ली थी, अब इनको अपनी फ्रीडम को बचाए रखने के लिए रिचर कंट्रीज़ जिनके ये कॉलोनाइज थे, मतलब जिन कंट्रीज़ ने इनको कॉलोनाइज किया था, उन पे फिर से ये डिपेंडेंट हो जाते अपने रिसोर्सेज के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। अब इससे बचने के लिए क्या हुआ? द आइडिया ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO organized with this realization, the United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD brought out a report in 1972 entitled Toward a New Trade Policy for Development. The report proposed a reform of the global trading system so as to, फिर क्या हुआ? ये सब देखकर जो यूएन है उसने एक रिपोर्ट निकाली न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट नाम से इन अनडेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। उसमें क्या क्या था? गिव LDs कंट्रोल ओवर दियर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटिंग बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज। अब क्या हुआ कि जो LDs, जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज थे, उनके जो रिसोर्सेज थे वो रिसोर्सेज उनको वापस दे दिए गए थे डेवलप कंट्रीज़, वेस्टर्न डेवलप कंट्रीज़ से लेकर, क्योंकि वो एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ? सेकंड है कि वेस्टर्न जो मार्केट था उसमें उनको एक्सेस दिया गया LDs को कि वो अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर सेल कर सकें और वो थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सके उनकी इकोनॉमी के लिए, जो कि LDs हैं। थर्ड रीज़न है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़। और वेस्टर्न कंट्रीज़ को कहा गया भाई आप टेक्नोलॉजी की जो वैल्यू है उसको थोड़ा कम करिए, रिड्यूस करिए, जिससे कि ये कंट्रीज़ जो हैं उसको अफोर्ड कर सकें। और प्रोवाइड द LDs विद अ ग्रेटर रोल इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। अब ऐसा क्या हुआ? जैसा वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, और जो आर्थिक कोष हैं और भी जो इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन हैं, उसमें जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिया जाए, जिससे वो थोड़ा ग्रो हो सकें। ये सब इस रिपोर्ट में कहा गया था। ग्रेजुअली, अब समय के साथ क्या हुआ? ग्रेजुअली द नेचर ऑफ नॉन अलाइंड चेंज टू गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक इशूज। इन 1961 एट द फर्स्ट समिट इन बेलग्राड, इकोनॉमिक इशू हैड नॉट बीन ए वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये 1961 में पहला जो उसमें हुआ था, समिट हुआ था बेलग्राड में, तो ये इन कंट्रीज़ के लिए इकोनॉमिक जो इशू था वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। बाय द मिड 1970s दे हैड बिकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू। और 1970s में ये इशू सबसे ज़्यादा उनके लिए चैलेंजिंग हो गया। एज अ रिजल्ट NAM बिकम अ इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप। बाय द लेट 1980s, however, the NIEO initiative had faded, mainly because of stiff opposition from the developed countries who acted as a united group, while the non-aligned countries struggled to maintain their unity in the face of this opposition. अब क्या हुआ? जो ऊपर हमने बात की, ये छूट जो है वो इनको जो पुअरर कंट्रीज हैं उनको मिलेंगी, लेकिन जब 1980 आ गया और जो इकोनॉमिक डेवलप कंट्रीज थे उन्होंने भाई मना कर दिया कि हम तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इन जो नॉन अलाइन कंट्रीज़ हैं इनके पास एक समस्या खड़ी हो गई कि अब हम अपना डेवलपमेंट करेंगे कैसे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी वो तो यूनाइटेड थी। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर ही ये पैराग्राफ समाप्त हो जाता है, मतलब ये समस्याएं यहाँ पर इन्होंने बताई हैं अकॉर्डिंग टू NCERT। फिर क्या हुआ? इंडिया एंड द कोल्ड वार। अब इंडिया की पोजीशन या इंडिया का फिगर उस टाइम क्या था जब कोल्ड वार ये स्टार्ट हुआ था या कोल्ड वार ये चल रहा था। एज अ लीडर ऑफ NAM, इंडियाज रिस्पॉन्स टू ऑनगोइंग कोल्ड वार वॉज टू फोल्ड। एट वन लेवल इट लुक पार्टिकुलर केयर इन स्टेइंग अवे फ्रॉम टू अलायंसेज। सेकेंड, इट राइज द वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस अलायंस। एक तो फर्स्ट रिस्पॉन्स जो इंडिया का था वो था ये कि किसी भी अलायंस में नहीं शामिल रहेगी। दूसरा ये था कि वो जो न्यूली
डीकोलोनाइज कंट्रीज है उनको किसी भी अलायंस का पार्ट बनने से रोकना है और उनकी वॉइस को इरेज रखना है, उनकी वॉइस को सबके सामने रख पाएँ ऐसा उनको प्रोवाइड करना है मूवमेंट। इंडियाज़ पॉलिसी वॉज नाइदर निगेटिव और नॉर पैसिव। एज अ नेहरू रिमाइंड द वर्ड नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट वर्ड, नॉट अलाइनमेंट वॉज नॉट अ पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग away. On the contrary, India was in favor of actively intervening in the world affair to soften Cold War rivalries. India tried to reduce the difference between alliances, thereby prevent difference from escalating into a full-scale war. ठीक है, क्या हुआ इंडिया का यहीं पे ये पॉइंट था कि जो कोल्ड वार चल रहा है उसको ज़्यादा बढ़ने ना दिया जाए और कहीं पे फुल फ्लेज्ड वार ना हो, और इसलिए वो मीडिएटर का वर्क करता था। इंडियन डिप्लोमेट्स एंड लीडर्स वर ऑफन यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड मीडिएट बिटवीन कोल्ड वार राइवल्स सच एज द कोरियन वार इन 1950। जैसा कि पहले बताया कि इंडिया ने कोरियन वार में बहुत ज़्यादा मीडिएटर का रोल प्ले किया था, उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। तो ये समझो कम्युनिकेटर और मीडिएटर का ही वर्क इंडिया करता था उस टाइम। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इंडिया choose to involve other member of the non-aligned group in this mission। और इंडिया ने ये भी चाहा कि जो इसके अदर पार्ट कंट्री है मेंबर वो भी इसमें इन्वॉल्व हो। ड्यूरिंग द कोल्ड वार इंडिया रिपीटेडली ट्राई टू एक्टिव दोज रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वर नॉट अ पार्ट ऑफ अलायंसेज लेड बाय द यूएस एंड यूएसएसआर। ठीक है, इंडिया ने उन रीजनल और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ा दिया जिसमें यूएसए और यूएसएसआर मुख्य तौर पे उसमें भाग ना लेते हो। नेहरू रिस्पॉन्स ग्रेट फेथ इन अ जेन्यून कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिव नेशन दैट वुड प्ले अ पॉजिटिव रोल इन सॉफ्टनिंग इफ नॉट एंडिंग द कोल्ड वार। नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट एज अ सम सजेस्ट अ नोबल इंटरनेशनल cause which held tighter to with India's real interest, and non-aligned posture also served India's interest very directly in at least two ways. First, non-alignment allowed India to take international decisions and stance that serve its interest rather than the interest of a superpower and their allies. देखो, फर्स्ट ये था कि इंडिया को अब ये नॉन अलाइनमेंट से एक फ़ायदा ये हुआ था कि वो अपने इंटरनेशनली जो जियो पॉलिटिकल जो डिप्लोमेटिकल जो उसके अपने जो रिलेशनशिप हैं वो उस तरीके से बनाएगा जैसा वो चाहता है। दूसरा, वो किसी भी स्टेंस लेने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी अपने ग्रुप पर डिपेंडेंट नहीं था किसी भी अलायंस पे। सेकंड है, इंडिया वाज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर, और इंडिया लेफ्ट इग्नोर्ड और अनडुअली pressurized by the one superpower. It could tilt toward the other. Neither alliance system could take India for granted or bully it. देखो यहाँ पे हुआ क्या था कि इंडिया ना तो किसी सुपर पावर के साथ था और ना किसी के खिलाफ था। अगर किसी के साथ होता तो इंडिया को उसकी बात माननी पड़ती, और अगर किसी के खिलाफ होता तो इंडिया को वो बुली करता या उसको फॉर ग्रांटेड लेता। पर ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने यूएसए और यूएसएसआर दोनों के साथ अपने जो रिलेशनशिप थे बायलैटरल उसको अच्छे से बना के रखा। इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वाज क्रिटिसाइज्ड ऑन अ नंबर ऑफ काउंट। हेयर वी मे रेफर टू ओनली टू क्रिटिसिज्म। अब ऐसा नहीं था कि इंडिया की जो पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की इसका क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, इसके यहाँ पे दो क्रिटिसिज्म दिए हुए हैं और इसके कुछ बैकड्रॉप भी थे। जब आप किसी भी और अलायंस को नहीं ज्वाइन करते हैं तो आपको उसका जो परिणाम है वो भी भुगतना पड़ता है। फर्स्ट, इंडिया नॉन अलाइनमेंट वाज सेट टू बी अनप्रिंसिपल्ड इन द नेम ऑफ परसुइंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया इट वाज सेड ऑफन रिफ्यूज टू टेक अ फर्म स्टैंड ऑन क्रूशियल इंटरनेशनल इशू। अब ये माना जाता है कि इंडिया ने जो ये अलाइनमेंट बनाया था, अपना जो नॉन अलाइनमेंट बनाया था, उसके प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, बल्कि उसने जो क्रूशियल इंटरनेशनल इशूज़ थे उस पर अपना जो स्टैंड था वो स्पष्ट नहीं किया था या क्लियरिफाई नहीं किया था। ये क्रिटिसिज्म इंडिया पर किया जाता है। दूसरा क्रिटिसिज्म है, इट इज़ सजेस्टेड दैट इंडिया वाज इनकंसिस्ट एंड टेक कंट्राडिक्टरी पोस्चर हैविंग क्रिटिसाइज्ड अदर फॉर
joining alliances, India signed the Treaty of Friendship in August 1971 with USSR for 20 years. This was regarded particularly by outsider observer as virtually joined the Soviet alliance system. The India's government's view was that India needed diplomatic and possibly military support during the Bangladesh crisis, and that in any cases the treaty did not stop India's from having good relation with other countries including USA. अब देखो, अब लोग ये भी कहते हैं कि इंडिया ने चुपके साइलेंटली यूएसएसआर के ग्रुप को 1971 में ज्वाइन कर लिया था और उसने 20 ईयर की जो फ्रेंडशिप डील की थी यूएसएसआर के साथ वो यहाँ पर हुई थी। पर इंडिया का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडिया ने किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं किया बल्कि अपना फ्रेंडशिप व्यू रखा है। उसने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप दोनों ही सुपर पावर के साथ किए हैं, उसके अलावा अदर कंट्री से भी किए हैं। आगे देखते हैं कि नॉन अलाइनमेंट एज अ स्ट्रेटजी इन्वॉल्व इन द कोल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट एज वी विल सी इन चैप्टर 2 विद द disintegration of the USSR and the end of the Cold War in 1991. Non-alignment, both as in the international movement and as core of India's foreign policy, lost some of its earlier relevance and effectiveness. However, non-alignment contained some core values and enduring ideas. It was based on the recognition that decolonized states share a historical affiliation and can become a powerful force if they came together. It meant that the poor and often very small countries of the world need not become followers of any of big power, and they could pursue an independent foreign policy. It was also based on a resolve to democratize the international system by thinking about an alternative world order to redress existing inequities. These core ideas remain relevant even after the Cold War ended. अब देखो ये क्या था, मतलब यहाँ पे ये टोटली इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो नॉन अलाइन मूवमेंट था उसका ये मतलब ये पूरा कोर था कि जो ये कंट्रीज़ ये फॉलो कर रही हैं, जब ये कोल्ड वार ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी ये अपनी ये फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली इस बेस पर आगे बढ़ा सकती हैं। और ये जो मूवमेंट बना था वो डीकोलोनाइज कंट्रीज़ का था जिसमें इंडिया भी शामिल था, जिसने उपनिवेशवाद को सहा था। तो उपनिवेशवाद को सहने वाली कंट्रीज़ की जो हिस्टोरिकल वैल्यू थी वो सेम थी, इसलिए ये अलाइन जो था या मूवमेंट जो था वो इतनी अच्छी ग्रिप और इतनी अच्छी यूनिटी के साथ टिका रहा। इंडिया अभी भी किसी भी कोर अलायंस को फॉलो नहीं करता। इसके बाद हम अगले इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है ये आर्म जो कंट्रोल ट्रीटीज़ हुई थी जो मैंने ऊपर आपको बताया, उसमें ये LTBT हुआ था, लिमिटेड टेस्ट बैन, फिर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT, फिर SALT 1 हुआ था, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉल्क, फिर सेकेंड और फिर फर्स्ट हुआ था स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, और फिर START सेकेंड हुआ था। तो इसके साथ यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है एंड। आपसे मिलते हैं हम सेकेंड चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।